नाज़रीन, सीरिया के हवाले से कॉन्टिन्यूअस एस्केलेशन सामने आ रही है। इजरायली इंटेलिजेंस, इजरायली मिलिट्री ये कह रही है कि सीरिया से हमारे ऊपर हमला होने जा रहा है और वो ये डिटेल शेयर कर रहे हैं, इतनी गाड़ियां आएंगी, इतने जंगजू आएंगे, वो ऐसे हमारे पर हमला करेंगे। तो आई थिंक ये एक जस्टिफिकेशन है सीरिया पर हमला करने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इजराइल की जो ड्रिल्स हैं वो शाम और लेबनान के बॉर्डर पर जारी हैं और इजराइल शाम का ज्यादा से ज्यादा इलाका कब्जा लेने का इरादा रखता है और लेबनान में जो शिबा फार्म्स है वहां पर इजराइल की ड्रिल्स जारी हैं, वहां भी इजराइल ज्यादा ऑक्यूपेशन का इरादा रखता है। तो ये सीरिया के हवाले से एक बड़ी जस्टिफिकेशन है, वहां पर एक बड़ी जंग छेड़ने के लिए लेबनान में यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस के बिल्कुल करीब जाकर इजराइल ने अटैक किया है। ईरान ने इजराइल का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसमें कैसे साइबर अटैक के जरिए पेनिट्रेट किया, फिर वहां पर मिसाइल स्ट्राइक की, कामयाब तरीन मिसाइल स्ट्राइक। तो इसकी रिपोर्ट भी आज आई है, इजराइल ने पहली बार इसको एडमिट किया है कि कैसे ईरान ने स्ट्रीट्स के कैमरास, ऑफिसेज के कैमरास, ये सारे जो है वो कंट्रोल कर लिए थे और वो मॉनिटर कर रहा था कि इजरायली ऑफिशियल जो वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं। और यमन के हवाले से बड़ी खबरें हैं, वहां पर बड़ी खौफनाक सूरत हाल अचानक पैदा हो गई है। इसमें पूरी समझ लें कि खदशात है कि इजराइल इस ताजा तरीन जो वहां पर वाकयात हो रहे हैं उसमें शामिल है, क्योंकि इजराइल को ऐसी जंगें सूट करती हैं। अब वहां पर दो तरफा इश्यूज हैं। एक तो जो ग्रुप्स ने जो साउथ वाला इलाका है, यानी जहां पर अरब सपोर्टेड गवर्नमेंट है, तो वहां पर ग्रुप्स ने आकर अटैक किया है। तो जो सऊदी अरेबिया है वो ये कह रहा है कि पीछे हटे। अच्छा, दूसरी तरफ ये सारे ग्रुप्स जो है वो मिलकर जो अंसारुल्लाह वाला एरिया यानी नॉर्थ ऑफ यमन जो है वहां पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर अटैक का मतलब यह होगा कि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, रीजन को कोई फायदा नहीं होगा, खुद यमन को फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये अंसारुल्लाह को डिफीट नहीं कर सकते। इससे पहले इन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं कर सके, अब भी नहीं कर सकेंगे। इसका खौफनाक नतीजा ये निकलेगा कि यमन की जो सिविल वॉर है उसमें अगर कहीं सीज फायर हुआ है आरजी तो वो टूट जाएगा और इसमें मजीद यमन की हालत बदतर होगी, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई होगी, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा और इजराइल ऐसी सूरत हाल का फायदा उठाएगा। अमेरिका आईसीसी को प्रेशराइज कर रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन को इकदाम ना उठाए और इसके बदले में वो सैंक्शंस हटा देंगे। आईसीसी ये डील मानने से इनकार कर रहा है। यूरोपियन लीडर्स मैक्रोन, स्टारमर और जर्मन चांसलर की हंगामी बात हुई है ट्रंप के साथ, क्योंकि सूरत हाल बहुत ही फैसला कुन है, फैसला कुन सूरत हाल है, क्योंकि यूक्रेन की जंग जो है वो मुस्तकबिल का फैसला करेगी। यूक्रेन की जंग अब एक मोड़ पर पहुंच गई है कि कुछ फैसला करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ट्रंप तैयार नहीं है जंग को चलाने के लिए और जो ट्रंप का पीस प्लान है उसको यूरोप मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहा है फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। ट्रंप पीछे हट जाएगा यानी अमेरिका पीछे हट जाएगा तो यूक्रेन की जंग चल नहीं सकती। अगर चलानी है तो उसके लिए फिर यूरोपियंस के पास पैसे नहीं है, उसके लिए फिर जो रशियन एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। रशियन एसेट्स को इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि कंफर्मेशन कर देनी है वर्ल्ड वॉर की। इसके नतीजे में तो वर्ल्ड वॉर होकर रहेगी, मतलब यह नविश्ता दीवार है। पहले तो खतरात हैं, रियल थ्रेट्स हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है। इस इकदाम का मतलब होगा कि जंग की कंफर्मेशन कर देना, क्योंकि आप जंग को जारी रख रहे हैं और इसका अल्टीमेट नतीजा बरहरास जंग की सूरत में निकलेगा। ये ऑलरेडी बहुत बिगड़ी हुई जंग है, यानी आप देखिए कि सारी दुनिया मिलकर भी एक जंग को नहीं रोक पा रही है। तो अगर ये मजीद चल गई तो फिर तो ये इसको क्या रुकना है। तो ये बरहरास रशिया और यूरोप जंग की तरफ चले जाएंगे। ये बड़ा डिसाइडिंग मोड है, यानी यूरोपियंस तैयार नहीं है ट्रंप के प्लान पर जंगबंदी के लिए और ट्रंप तैयार नहीं है इस जंग को मजीद फंड करने के लिए। फिर रशियन एसेट्स ये इस्तेमाल करेंगे, इनकी अपनी इकोनॉमी तो है नहीं और यूरोप इसमें से फातेह होकर कभी नहीं निकलेगा। ये बात ज़हन में रखें, फातेह होकर यूरोप इसमें से कभी नहीं निकलेगा। ज़ाहिर है कि एरोगेंस है, एक डीप स्टेट है, एक रिवायती दुश्मनी है रशिया से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके साथ एक और रिपोर्ट भी सामने आ रही है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। यूरोप से, अमेरिका से रिपोर्ट यह है कि यूरोपियन जो है, यूरोपियन लीडरशिप जो है इस वक्त एक ऐसे ऑप्शन को डिस्कस कर रही है जो कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन है, यानी यूरोपीय यूनियन, यूरोप और अमेरिका दोनों की म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी, दोनों का नुकसान उसमें होगा। और इस ऑप्शन का मतलब यह है कि ये जो डिक्लाइनिंग एम्पायर है ये इस तरह से रैपिडली डिक्लाइन करेगा कि जैसे आप बटन पुश करते हैं ना तो बस ऐसे कोलैप्स हो जाता है। ये बटन पुश करने वाली बात होगी, ये ऐसा ऑप्शन है। वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, सादा अल्फाज में समझाऊं तो बॉन्ड्स उनके पास है, यानी जो यूएस ट्रेजरी है उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की होल्डिंग्स यूरोपीय यूनियन के पास है। सादा अल्फाज में उन्होंने वहां पर बॉन्ड्स खरीदे हुए, पैसे देकर बॉन्ड्स खरीदे हुए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के। यूरोपीय यूनियन ये डिस्कस कर रहा है, उसकी लीडरशिप यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया के मुताबिक, कि वो एक साथ ये सारे बॉन्ड्स सेल कर दें। अगर ये एक साथ जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अगर ये सेल कर दिए जाते हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है ना।
और इकोनॉमिक डिसरप्शन होगी, मार्केट जो है वो हिल जाएगी, बहुत बड़ा क्योस क्राइसिस पैदा हो जाएगा। और ये जो यूएस ट्रेजरी है, ये जो कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम चला रही है ना, यूएस ट्रेजरी, और यूएस ट्रेजरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, ये दुनिया की सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, सूरज मशरिक से मगरिब में तलू हो सकता है, अमेरिकन ट्रेजरी में डाला हुआ पैसा ये जाया नहीं होगा आपका। जो आपने बॉन्ड खरीदा है वो आपको वापस मिलना है, उसी रेट पर मिलना है और पूरी गारंटी के साथ मिलना है। आज तक इसमें कोई फर्क नहीं आया। ये दुनिया की सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। इसलिए दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट, चाइना वो खुद तकरीबन $800 बिलियन की यूएस ट्रेजरी में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जापान की बहुत ज्यादा है, ट्रिलियन से ऊपर है। तो फॉरेन गवर्नमेंट्स जो हैं, यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो हैं ही हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स इसलिए यूएस ट्रेजरी में पैसा डाल के बैठी हुई है क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट है। तो वो म्यार भी फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, वो म्यार भी फारिग हो जाएगा, तो अमेरिकन इकोनॉमी भी फारिग हो जाएगी। यानी इतना बड़ा उसको धचका लगेगा, तो जाहिर है वो उनको धचका लगेगा तो यूरोप को फिर कितना धचका लगेगा। तो इसलिए इसको म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन कहा जा रहा है। तो इस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये ऑप्शन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए बात यह है कि वो ये ऑप्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये बात की बात है। अगर नौबत यहां तक आ गई है कि ये वाले ऑप्शंस डिस्कस किए जा रहे हैं और रिपोर्टेडली यूरोप इसको एज अ थ्रेट इस्तेमाल कर रहा है कि अमेरिका को यूरोप ये थ्रेट कर रहा है कि अगर यूक्रेन की जंग से अमेरिका पीछे हटा तो फिर हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये अमेरिका को थ्रेट कर रहे हैं, और अमेरिका में भी किसको? ट्रंप को। ट्रंप ऐसे ही ब्लैकमेलिंग में आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो अगर सूरत हाल यहां पर आ गई है कि द आइडियल अलायंस ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, यूरोप और अमेरिका, अगर वहां पर ऐसे ऑप्शन डिस्कस किए जा रहे हैं तो फिर तो बस आप समझ लें कि ऑलरेडी बहुत फिर तबाही आ चुकी है और बहुत सारी फिर आनी बाकी है और बहुत सारा पानी पुलों से गुजर चुका है। इसका मतलब यह है अगर नौबत ऐसे ऑप्शंस पर आ गई है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट रखने जा रहा हूं जो मैसेज है रीजन में उन ममालिक के लिए, उन एंटिटीज के लिए, उन ग्रुप्स के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए, उन किरदारों के लिए जो इजराइल के साथ खड़े होते हैं, उनका अंजाम क्या होता है। जॉर्डन की लीडरशिप जो इस सारे माहौल में भी इजराइल के साथ खड़ी हुई, इजराइल जो जंगी जराइम कर रहा था, नस्लकुशी कर रहा था, औरतों और बच्चों को मार रहा था, जॉर्डन की लीडरशिप ने फिर भी यह फैसला किया कि वो इजराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल रोकेगी। इराक, यमन, ईरान से जाते हुए मिसाइल और ड्रोन्स जॉर्डन की लीडरशिप ने रोके। देखिए जॉर्डन के लोग तो फलस्तीन के साथ खड़े ना, और हम ये भी नहीं कह रहे कि जॉर्डन की लीडरशिप चाहती है कि ये होता रहे, नहीं वो भी नहीं चाहते, लेकिन आप खड़े कहां पर हैं? आप कहते हैं हम नहीं चाहते, लेकिन उनकी तरफ जाने वाले मिसाइल रोके, तो आप किसकी साइड पर खड़े हैं फिर ये पता चल रहा। तो जनाब अली, इजराइल ने उस जॉर्डन को, अब जॉर्डन की लीडरशिप ने जो किया है इसको वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मिसाइल रोके, बकायदा मिसाइल जाते हुए इजराइल की तरफ। इजराइल ने जॉर्डन को इन्फॉर्म किया है कि हम आपको पानी नहीं देंगे। इजराइल पानी देता है जॉर्डन को। जॉर्डन में सीवियर वाटर क्राइसिस है, इजराइल से पानी आता है जॉर्डन में, तो इजराइल ने कह दिया जॉर्डन को कि हम पानी आपको नहीं देंगे। इजराइल विल विदहोल्ड 50 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम जॉर्डन। इजराइल जो है वो जॉर्डन को 50 मिलियन क्यूबिक एनुअली वाटर देता है। कहां से? जो लेक ऑफ तिब्रियास है वहां से पानी जॉर्डन में आता है, ट्रांसफर्ड वाया द किंग अब्दुल्ला कैनाल है जिसके जरिए किंगडम के अंदर यह पानी आता है। और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हैज इन्फॉर्म्ड जॉर्डन, बता दिया जॉर्डन को, इट डज नॉट इंटेंड टू डिलीवर इट्स एनुअल वाटर शेयर। अब इजराइल का कोई इरादा नहीं है जॉर्डन को पानी देने का, अकॉर्डिंग टू द पीस एग्रीमेंट जो 1994 के अंदर हुआ था। तो जॉर्डन जिसने इंटरसेप्ट किए मिसाइल, उसको ये इन्फॉर्म किया है। तो इट इज अ रिवार्ड, ये जॉर्डन को सिला दिया है। अ क्वाइट मैसेज, खामोशी के साथ तल अवीव ने बता दिया है कि इवन ट्रीटी मौजूद है, वाटर विल नॉट बी डिलीवर्ड। रद्दी की टोकरी में उठाकर उन्होंने यह मुआहदा फेंक दिया, और इससे उनको इबरत हासिल करनी चाहिए और इससे उनको यह जान लेना चाहिए कि इजराइल के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं आर टूल्स ऑफ कन्वीनियंस, और वो सस्पेंड किए जा सकते हैं एट एनी मोमेंट व्हेन इजराइल ये समझता है कि ये उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कोई सर्व नहीं कर रहे हैं, इसमें उनका कोई मफाद नहीं है, तो बस वो उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। बावजूद इसके कि आप उनकी तरफ जाते हुए आपने मिसाइल रोके हो, आपने दहाइयों उनके लिए काम किया हो, आपने उनको इंटेलिजेंस शेयर की हो, आपने उनको असलहा बेचा हो, भेजा हो, सप्लाई दी हो, रास्ता दिया हो, आपने उनको इंटेलिजेंस शेयर की हो, बंदे पकड़ पकड़ कर उनको दिए हो, वो रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक देंगे जब उनका दिल चाहेगा। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ये मुआहदा है, ये ट्रीटी है, ये तब हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके जरिए एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो इजराइल सीरिया में जा रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सदरन सीरिया में, ये बिला वजह की एक्सपेंशन नहीं है, इसके पीछे भी एक मकसद है, बहुत सारे मकसद है, लेकिन वन ऑफ द मकसद वो ये है
कि इस एरिया में तो असल में क्रिटिकल वाटर रिसोर्सेज हैं, सीरिया के लिए, जॉर्डन के लिए, बाकियों के लिए क्रिटिकल वाटर रिसोर्सेज हैं यहां पर, ठीक है। तो इजराइल उसको कंट्रोल कर रहा है ताकि डोमिनेट द रीजन मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज, ताकि रीजन के जो वाटर रिसोर्सेज है, जो यानी कि सांस बंद करने के मुतरादिफ है, पानी बंद करना यानी कि सांस बंद करना, उसको कंट्रोल कर रहा है वहां पर। ये जॉर्डन की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी मसला है, सीरिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी मसला है, इराक की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये सब के लिए मसला है। तो ये सब जब इजराइल कर रहा है, तो जो यासिर अबू शबाब बनेगा उसका अंजाम भी सबने देख लिया। जो इजराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल रोकेगा और वो समझेगा कि इजराइल पर रहम खाएगा, इजराइल पर कभी रहम नहीं खाएगा, उसकी भी बारी आएगी जब इजराइल को लगेगा। और ये बात जहन में रखें, जॉर्डन मिस्र के हवाले से सबूतरे बाकी इजरायली एक्सट्रीमिस्ट जब वो बात कर रहे हैं, उनके टाइम्स ऑफ इजराइल, जेरूशलम पोस्ट में ये बहुत सारे आर्टिकल्स महीने बाद, 6 महीने बाद ये आते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनकी नजर है, जब उनका दिल करेगा वो यहां पर एक महाज खोल देंगे। अच्छा जी, इजराइल कह रहा है जी हमारे पर सीरिया से हमला होने वाला है। इंतहाई बेतुकी बात है, कोई हमला नहीं होने वाला, उसकी कोई क्रेडिबल रिपोर्ट्स नहीं है। और ओवरऑल माहौल भी देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई अटैक होने वाला है। और फिर ऊपर से वो कह रहे हैं कि ईरान भी इसमें है और शाम भी हमला कर रहा है। तो दिस इज ओनली जस्टिफिकेशन, ये बड़ी खतरनाक बात है। इसका मतलब यह बहुत करीब है इजराइल शाम पर हमला करने के लिए। कहते हैं 40 गाड़ियां, 40 व्हीकल जब वो दाखिल होंगी, 2 या 3 पॉइंट से वो दाखिल होंगे और इजराइल पर हमला कर देंगे, जमीनी हमला कर देंगे। और इसमें जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उसमें ईरान की सपोर्टेड ग्रुप्स भी हैं और ये सदरन सीरिया में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इजराइल तो इस सारे एरिया को कंट्रोल कर रहा है, उनके ड्रोन्स घूम रहे हैं, तो जरा फुटेज जारी करें ना कि ये गाड़ियां यहां से आगे बढ़ रही हैं। और इजराइल के पास तो एयर पावर है, तो वो वहां पर अटैक क्यों नहीं करेगा? तो असल में वो यही करेगा, अब अटैक करेगा और कहेगा कि ये हम इन पर हमला कर रहे हैं। ये बड़ी डेंजरस बात है। और फिर ये उनके लिए, अल-शरा के लिए, तुर्की के लिए, जॉर्डन के लिए, मिस्र के लिए और बाकी गल्फ में जो बैठे हुए हैं उनके लिए मैसेज है। देखिए ना वो कैसे क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, कैसे जस्टिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। सीरिया ने क्या बिगाड़ लिया है इजराइल का? सीरिया तो इजराइल को दोस्त कह रहा है, अल-शरा जिसको अमेरिका, यूरोप ये सब लेकर आए। नेतन्याहू ने भी अल-शरा के लाने का क्रेडिट लिया। अल-शरा ने आकर कहा इजराइल हमारा दोस्त है, ईरान हमारा दुश्मन है। उसके शाम के साथ ये हो रहा है, इसका मतलब, और जॉर्डन के साथ ये हो रहा है। तो वो माइंड्स, पता नहीं कौन से वो माइंड्स हैं जो ये समझते हैं कि वो इजराइल के साथ चल सकते हैं। तो वो बहरहाल देख लें, ये शाम की मिसाल भी उनके सामने। चलो लेबनान तो हिजबुल्लाह है ना, यमन में तो अंसारुल्लाह है और ईरान तो फिर ईरान है। तो ये शाम और कतर में क्या हुआ था, जो कतर पर भी अटैक हो गया और शाम में भी, और जॉर्डन का पानी बंद कर रहे हैं। अच्छा, उधर यमन में दो तरफा सूरत हाल खराब है। एक ये है कि जो एक है साउथ यमन, एक है नॉर्थ यमन। नॉर्थ यानी जो बाबल मंदब वाली साइड है, यहां पर अंसारुल्लाह मौजूद है। और जो साउथ है, जो ओमान बॉर्डर वाली साइड है, यहां पर वो गवर्नमेंट मौजूद है, वो ग्रुप्स मौजूद हैं जो अरब बैक्ड हैं, या जिस गवर्नमेंट को दुनिया मानती है वो ये वाली साउथ वाली गवर्नमेंट है। तो इसमें सऊदी बैक्ड ग्रुप्स भी हैं, यूएई बैक्ड ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। मेजरली ये दो बड़े ग्रुप्स हैं और ओवरऑल एक गवर्नमेंट मौजूद है। अब वो ये कहना है कि यहां से हम दाखिल हो जाएं उधर नॉर्थ एरिया में, अंसारुल्लाह वाले एरिया में, खासकर जो अल-बेदा गवर्नेट है, ये बड़ा की एरिया है, रिसोर्सेज के हवाले से बड़ा की एरिया है। तो इसमें हम हमलावर हो जाएं, एक तो ये खतरनाक बात है। और ये इसका मतलब ये है कि इसके काफी खतरात हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि ये जो सिलसिला अचानक शुरू हुआ है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ है, कई दिनों की प्लानिंग होगी। अब आप देखें इजराइल ने काफी दिनों से यमन पर कोई अटैक नहीं किया, वजह क्या है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे ये तैयारी चल रही होगी कि अब यहां से अटैक करना है। कह रहे हैं कि ऑल मिलिट्री कैपेबिलिटीज है और कैपेसिटी जो है वो किस तरफ डायरेक्ट की जाए, टुवर्ड द नॉर्थ टू कन्फ्रंट द कॉमन एनिमी द हूतीस। हम सबका कॉमन एक ही दुश्मन है और वो अंसारुल्लाह है, तो उधर हम जाकर हमलावर हो जाए। उधर अल-शरा कहता है कि हिजबुल्लाह और ईरान हमारा कॉमन एनिमी है, इजराइल और हमारा, हम दोस्त हैं, हमारा कॉमन एनिमी जो है वो हिजबुल्लाह और ईरान है। इधर ये कहते हैं कि हमारा कॉमन एनिमी जो अंसारुल्लाह। भाई देखें, बात यह है कि इजराइल से अगर कोई लड़ा है तो अंसारुल्लाह लड़ा है, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान लड़ा है ना। ये तो कुछ भी, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, इन्होंने तो बस बातें की हैं, इन्होंने तो उल्टा टांगे खींची हैं। तो अभी भी ये खतरे की गहराई को नहीं समझ रहे हैं कि इजरायली चालाकियां क्या है, वो किस तरफ रीजन को धकेल चुका है और धकेल रहा है। ये अपनों ही की टांगे खींचने में लगे हुए हैं जो इजराइल के साथ लड़े हैं। और इनके आप एक और चीज देखिए, पूरी अरब स्ट्रीट और पूरी ओआईसी वर्ल्ड की पब्लिक किसके साथ खड़े हैं? ये यमन की इस गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं या अंसारुल्लाह के साथ खड़े हैं, हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं या लेबनीज गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं? आप जरा देखें ना, अल-शरा के साथ खड़े हैं या ईरान के साथ खड़े हैं? तो सबके सामने है कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है। तो डिग्निटी तो उनकी है जो लड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि जो यमनी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो ये कह रहा है कि ये जो ग्रुप्स आए जिसको सो कॉल्ड, इसके बारे में कहा जाता है कि रिपोर्टेडली यूएई बैक्ड ये ग्रुप्स हैं, ये विड्रॉ करें और अपने मिलिट्री मेजर्स रोकें। ये अब उनका पार्लियामेंट कह रहा है। तो ये दो तरफा इश्यूज अचानक यमन में पैदा हो गए, ये हुए नहीं है, करवाए गए हैं। इसके पीछे कौन है ये सामने आ जाएगा।
यूएस प्रेशर आईसीसी टू ड्रॉप गाजा एंड अफगानिस्तान इन्वेस्टिगेशंस। आईसीसी को प्रेशर है कि गजा और अफगानिस्तान की इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाए जो जंगी जराइम हुए। और इससे अगली खबर रॉयटर्स की, यूएस थ्रेटन्स न्यू आईसीसी सैंक्शंस व्हाई अनलेस कोर्ट प्लेजेस नॉट टू प्रोसिक्यूट ट्रंप। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका आईसीसी को कह रहा है कि हम मजीद सैंक्शन लगाएंगे अगर तुमने ये सारी इन्वेस्टिगेशन न रोकी और हमें ये अहद दो कि तुम ट्रंप के खिलाफ कल को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। यानी खतरा ये है ट्रंप साहब को और बाकी ये जो लीडरशिप होगी कि कल कलाम को देखें, आईसीसी तो अपना स्टांस लेकर बैठी हुई है, कर कुछ नहीं रही, लेकिन वारंट्स निकालकर बैठी हुई है। मुकम्मल एक प्रेशर है यूरोपियन गवर्नमेंट्स के ऊपर कि आप कुछ करने क्यों नहीं करें, और वो पोजीशन लेकर बैठी हुई है। जो ही यानी टाइम बदलेगा वो इंतजार कर रहे हैं कि ये इंप्लीमेंटेशन हम करवाएं। तो कल को जब टाइम बदलेगा तो हो सकता है ट्रंप के खिलाफ भी कोई, भाई 9 महीने तो जो हुआ है ट्रंप के दौर में भी हुआ है ना। और अगर हम देखें तो दिसंबर तक 1 साल तो हो गया जो गजा में हो रहा है, वेस्ट बैंक में हो रहा है। ट्रंप सारा यानी है ना मौजूद इसमें है। तो ट्रंप को खतरा यह है कि ये कल को हम मेरे खिलाफ ही कुछ आलमी अदालत जब वो शुरू ना कर दे तो वो अहद मांग रहा है। और आईसीसी फिलहाल इस धमकी में भी नहीं आ रही। एक ही बहरहाल इंस्टीट्यूशन है ये आलमी अदालत जिसने स्टैंड लिया है, बाकी नोबेल पीस प्राइज और इधर उधर वो तो सब फारिग हुए। अच्छा, ये दिन भी देखने थे। इजरायली मीडिया टॉम बैरक के बारे में क्या लिख रहा है। नेतन्याहू टॉम बैरक जो बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है, लेबनान की सूरत हाल को यहां तक लेकर आया, धमकियां हिजबुल्लाह के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, रेजिस्टेंस के खिलाफ। अभी जरा उसने अपना टून बदला है। तो उधर से इजरायली मीडिया ने, नेतन्याहू ने क्या कहा है टॉम बैरक के बारे में, ही इज अ ग्रेट ज़ायनिस्ट। लेकिन जरा देखिए वक्त कैसे बदल रहा है। Netanyahu consider the US envoy Tom Barak hostile to Israel and excessively influenced by the Turkish interest। ये टॉम बैरक जो है ये तो इसराइल का दुश्मन है, ये तो इसराइल का हॉस्टाइल है। ये नेतन्याहू कह रहा है, इजरायली मीडिया लिख रहा है। टॉम बैरक जो है ये तो तुर्की के मफादात के लिए काम कर रहा है। ये तो जैसे कोई टर्किश एम्बेसडर है और ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। ये भी वैसे टाइम देखना था। और ये टॉम बैरक जो है एप्स्टीन फाइल और इधर उधर उसमें भी ग्रेट ज़ायनिस्ट। नेतन्याहू कह रहा है ये तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है और ये तो टर्की के मफाद के लिए काम कर रहा है। तो जॉर्डन की मिसाल, अल शरा की मिसाल, यासिर अबू शबाब की मिसाल और टॉम बैरक की मिसाल भी ले लें। इसी दरमियान जो है वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वेरी इंटरेस्टिंग। जंग देखिए ना किस किस लेवल पर चल रही है। इजराइल जो है वो 1000 क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जो पादरी हैं उनको तैयार कर रहा है कि वो वहां अमेरिका में जाकर, यानी अमेरिकन है वो, और अमेरिका में इजराइल के नैरेटिव को सपोर्ट करें और ब्रेन वॉश करें। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है इजराइल में जिसमें बहुत सारे पास्टर जो हैं वो बुलाए गए हैं अमेरिका से, और ये 10,000 मजीद पास्टर जो हैं उनको भर्ती करने का इरादा रखते हैं कि यूएस यूथ को जाकर बताएं, उनको प्रो इजराइल करें। और वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन उनको पहुंच रही है इजराइल के बारे में। अच्छा वो सोचे जैसे पहले सोचते थे। 10,000 को वो रिक्रूट करने जा रहे हैं। तो मतलब ये फेल होंगे, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि सच वहां पर खुल चुका है। अब आप देखें हिलरी क्लिंटन लिबिया में और ये उधर उधर बहुत इसने जो किया है, ऐसे लोगों में कोई सोल नहीं होती, ठीक है, जो कुछ ये लोग कर चुके हैं। हिलरी क्लिंटन ने ताजा तरीन स्टेटमेंट में ये कहा कि जेनोसाइड तो कुछ हो ही नहीं रही, ये तो बस इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। जेनोसाइड प्रिवेंशन ग्रुप स्लैम्स क्लिंटन फॉर गाजा जेनोसाइड डिनायल, वो वहां पर अमेरिकन ही खड़े हो गए और उन्होंने शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये जेनोसाइडल डिनायल है एंड इग्नोरिंग एविडेंस ऑफ इजराइल एट्रोसिटीज। जब इतने सबूत सामने आए तो ये जेनोसाइड को डिनाय कर रही है, जो कि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी चीज है ना कि आप जेनोसाइड को डिनाय कर रहे हैं। और उसने कहा कि ये जो यंग अमेरिकन हैं उस पर उसने क्रिटिसाइज किया, अपने ही अमेरिकन पर। अब आप देखें कि इसलिए तो वो टकर कार्लसन और वो सारे चीख रहे हैं कि भाई ये अमेरिका में कौन लोग बैठे हुए हैं। अब हिलरी क्लिंटन अपने लोगों पर तनकीद कर रही है, यंग अमेरिकन पर, कहती है कि ये प्योर प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए, टिकटॉक और इधर उधर सोशल मीडिया का। और गजा के हवाले से जो वीडियोस आती हैं वो फैब्रिकेटेड थी। और मैंने इजराइल को कहा कि तुम्हारी वर्स्ट पीआर है, तुम्हारी जो स्टोरी है, तुम्हारी जो बात है वो इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच ही नहीं रही। तो यानी हिलरी क्लिंटन ने एक ऐसा एंगल देने की कोशिश की कि ये तो एक पीआर का मामला है, यानी आप पीआर करते हैं ना अच्छा इमेज बनाने के लिए, कि बस अगर इजराइल ने थोड़ा सा अच्छा मैनेज नहीं किया, अगर थोड़ी अच्छी पीआर की होती तो ये इजराइल के बारे में ऐसा इमेज क्रिएट ना होता। यानी एक जेनोसाइड हुई है वो ये नहीं मान रही, वो कह रही ये तो फैब्रिकेटेड वीडियोस गई हैं और इजराइल ने मैनेज नहीं किया। जैसे कोई शख्स अच्छा होता है लेकिन उसके बारे में मतलब थोड़ी गलत खबर चल गई, ठीक है ना, उसकी पीआर अच्छी नहीं है, उसका इमेज अच्छा क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन वो शख्स अच्छा है, मतलब ये पीआर की गलती है, इजराइल ने अच्छा मैनेज नहीं किया। उधर अमेरिकन की ही उस पर तनकीद आ रही है कि ये क्या तरीकाकार है। उधर इजराइल ने फिर गोलियां चलाई हैं और कहा कि कुछ इंडिविजुअल जो है उन्होंने येलो लाइन क्रॉस की और ये हमारी फोर्सेस के लिए खतरा थे तो हमने उन पर गोलियां चलाई और वो मारे गए। तो ये गजा में मुसलसल हलाकतें हो रही हैं। और यूएन ने कहा है, यूएन फोर्सेस ने, कि हमारी फोर्सेस के बिल्कुल करीब इजराइल ने अटैक किया और ये सीरियस थ्रेट है हमारे लिए। इजराइल ने ये बात एडमिट की है कि
जो विजमैन इंस्टीट्यूट है, ये इसराइल का बैकबोन इंस्टीट्यूशन है। ये सारी जो उनकी सारी टेक्नोलॉजी है वो ये इंस्टीट्यूट बनाता है, और इसी में से जो नोबेल प्राइज जो मिले हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, वो इसी इंस्टीट्यूट के लोगों को मिले हैं। तो इसराइल ने पहली बार ये एडमिट किया है कि ईरान ने इंटरसेप्ट कर लिया था इस बिल्डिंग का कंट्रोल, स्ट्रीट कैमरास फॉर अ फ्यू सेकंड्स, और वो बिल्कुल पेनिट्रेट कर गए थे कैमरास में, और इजरायली फिगर्स की जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर कर रहे थे। तो वो ये चाहते थे कि हम जब हमला करें तो मुकम्मल ज्यादा डैमेज हम कर सके। ये बहुत बड़ा इतराफ है। अच्छा, उधर मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जब वो अपोज कर रहे हैं यूएस स्ट्राइक नियर वेनेजुएला कि वेनेजुएला और फिर उसके इर्द गिर्द जो कश्तियों पर अटैक हो रहे हैं उसको वो अपोज कर रहे हैं। अच्छा, अब जो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन वाली हम बात कर रहे थे, द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, इज यूरोप रेडी टू पुल द ट्रिगर? क्या यूरोप ट्रिगर दबाने जा रहा है? जनाब अली, ये 2.34 ट्रिलियन डॉलर्स हैं जो अमेरिका में अगर कोई फॉरेन एंटिटी, फॉरेन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट रखता है तो वो यूरोपीय यूनियन है। 2.34 ट्रिलियन डॉलर्स। इसको सादा अल्फाज में ये समझे कि यूएस ट्रेजरी जो है नाज़रीन, उसमें आपने यानी अमेरिकन गवर्नमेंट जब उसने बॉन्ड जारी किए, बॉन्ड भी होते हैं, बिल्स भी होते हैं, बाकी जमीन, हम सादा अल्फाज में बॉन्ड ले लेते हैं समझाने के लिए, यानी पैसा दिया, बॉन्ड ले लिए, तो समझ लें कि उन्होंने 2.34 ट्रिलियन डॉलर्स के बॉन्ड लिए हुए। और ये जो है ना, ये इसमें कोई दो नंबरी नहीं हो सकती, यानी ये जब चाहे आप वापस कर दें, जितनी कीमत पर लिया है उतनी पर जरूर होगा, और साथ इसके ये होता है कि आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, यानी जितने आपके पास पड़े हैं, अब ये 2.34 ट्रिलियन डॉलर जो है, इस पर उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, और वो मिलना ही मिलना है, यानी कि उसमें भी कोई डिस्ट्रप्शन आ जाएगी। और इसके साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ट्रेजरी है, दैट इज कंसीडर्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ये ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। सारी इकोनॉमी तो चला ही रहा ना फाइनेंशियल सिस्टम की, और ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और फुल फेथ इस पर सबका है कि यूएस गवर्नमेंट, और इसमें कोई मसला नहीं होगा। और यूएस गवर्नमेंट ये क्यों जारी करती है? कैश बोरो करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए, फेडरल डेफिसिट को जो होता है, डेफिसिट है ना, फिर जंगें आ गई, जंगों में पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा? बॉन्ड जारी कर दिया, बॉन्ड जारी कर दिया तो पैसे ले लिए, तो ये सारा पैसा बहुत सारा जंगों में भी गया हुआ है, जंगे डेफिसिट आ गया, तो उस खर्चों को मैनेज करने के लिए बॉन्ड जारी करते हैं, एक ना एक दिन ये पैसे वापस होंगे, और जब चाहे आप बॉन्ड बेच दें और पैसे ले लें, और फिर उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलना है। तो नेशनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल प्रोग्राम्स के लिए बॉन्ड्स जब जारी होते हैं, दुनिया की गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स वो इसमें पैसा डालते हैं ताकि वो एक तो उनका पैसा जमा हो जाए और मुश्किल टाइम में काम आ सके, और साथ यह कि उनको इसकी जो इंटरेस्ट है वो भी मिलता रहे। अच्छा, फिर ये जो यूएस ट्रेजरी है, ये एक बेंचमार्क भी है, यानी ये एक पैमाना है जो मॉर्टगेज है, यानी कि घर जो आप लेते हैं बैंक से, कार लोन्स लेते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, और अदर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, यानी पूरी दुनिया में कार लोन्स, मॉर्टगेज, ये सारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उसका बेंचमार्क क्या है? वो यूएस ट्रेजरी। मतलब दुनिया में भी जो चीजें तय हो रही थी, इतना इंटरेस्ट होगा, इतना ये होगा, उतना वो होगा, वो भी उधर से, मतलब म्यार वो है, कॉर्नर स्टोन वो है। तो ये तो यानी कि तबाही है। तो इसीलिए यानी कि इसको न्यूक्लियर बटन कहा जा रहा है। इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि न्यूक्लियर बटन, ये न्यूक्लियर ऑप्शन है। न्यूक्लियर ऑप्शन एक ऐसी टर्म इस्तेमाल की जाती है कि आप बस सबसे बड़ा जो कार्ड है आप वो खेलने जा रहे हैं, जिससे नतीजे में तबाही होगी। तो ये न्यूक्लियर ऑप्शन है। और दूसरा ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, अमेरिका का भी नुकसान होगा क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, ये मॉर्टगेज के सारा जो यानी कि है ना, वो कीमतें हिल जाएंगी, मार्केट हिल जाएगी, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आ जाएगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ये है कि चलो एक मुल्क फैसला करता है, इसमें पूरी यूरोपीय यूनियन कोऑर्डिनेटेड अंदाज में सब सेल कर देंगे, तो इससे तो सब हिल जाएगा और फिर वो मियार टूट जाएगा। तो ये बिल्कुल आप कह लें कि अमेरिकन एम्पायर में और वेस्टर्न एम्पायर में इतना बड़ा छेद होगा कि इसके बाद रिवर्सल नहीं है, फिर जो मर्जी ये करते फिरें, फिर रिवर्सल नहीं है। तो जब ऐसे ऑप्शन डिस्कस भी होने लग जाएं तो इसमें इनको बहुत कुछ हो चुका है, होने जा रहा है। बेशक ये वाला ऑप्शन वो ना लें, लेकिन इस ऑप्शन पर वो आए क्यों, ये सोचने वाली बात है ना। तो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच के प्रेसिडेंट और जर्मन चांसलर की कुछ देर पहले ट्रंप के साथ कॉल पर बात हुई है यूक्रेन के हवाले से। अच्छा, वो धमका क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका पीछे हट जाएगा यूक्रेन से तो फिर हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप को ये धमका नहीं सकते, ट्रंप को ये धमकाएंगे तो वो और ज्यादा गुस्से होगा। अब मामला बड़ा सेंसिटिव है। यूरोप जो है वो ज़ेलेंस्की को इंसाइट कर रहा है, रशिया ये कह रहा है टू कंटिन्यू मिलिट्री ऑपरेशंस, लेकिन इसके पास फंड्स नहीं है, यूरोप के पास फंड्स नहीं है, चाहता जंग जारी रहे, फिर क्या करेगा? रशियन एसेट्स को इस्तेमाल करेगा। तो इस वक्त यानी सादा बॉटम लाइन ये है कि जंग यूरोप जारी रखना चाहता है, अमेरिका तैयार नहीं है। फिर कैसी जारी रखी जाएगी? रशियन फंड्स इस्तेमाल करने होंगे, और वो इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि आप आलमी जंग में जा रहे हैं, आप रशिया के साथ बराह रास्त जंग में जा रहे हैं, ये बात कंफर्म है। ये बड़ा डिसाइडिंग टाइम है।
तो यूरोप को चाहिए ये कि वो इस जंगबंदी को कबूल करे, गलतियों पर देखें, इमिग्रेशन, जंगों पर पैसा, इधर उधर इसको छोड़कर रीबिल्डिंग की तरफ जाए, बजाय कि मजीद जंगें। मैं आपको बताऊं, ये रशिया से कभी जीत ही नहीं सकते हैं। रशिया की हार का मतलब एक न्यूक्लियर जंग होगा जिसमें से कोई भी फाते नहीं है। तो ये इनको अभी 3 साल में भी ये समझ नहीं आई, अमेरिका को आ गई है, इनको समझ नहीं आई है। इसलिए तो ट्रंप पहले क्या कह रहा था, वीक लीडर्स, डिकेइंग नेशन, और इनको कुछ कक पता नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। ये ट्रंप के अल्फाज है। जापान रिजेक्ट्स यूरोपीय यूनियन पुश टू टैप फ्रोजन रशियन एसेट्स फॉर यूक्रेन। जापान का हम इसमें नहीं है, हम नहीं, हम ये इस्तेमाल करने में हम हिस्सेदार नहीं है। आखिरी खबर यह है कि डेनमार्क ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कैसे यूरोप और यूएस ब्रेक डाउन कर रहे हैं उनके रिलेशंस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पर उसमें शामिल कर लिया है इन डेनमार्क सिक्योरिटी लैंडस्केप। कि अमेरिका को एक नेगेटिव अंदाज में कि ये तो हमारे लिए नुकसान कर रहा है। और डेनमार्क ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन की सिक्योरिटी गारंटी के लिए कोई काबिल एतमाद नहीं है, एंड इट्स इंक्रीजिंग यूज ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर इवन अगेंस्ट इट्स एलाइज। और अमेरिका अपनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर अपने ही इत्तेहादियों पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि करनी तो उधर थी और कर भी 8 दहाइयों से यही रहे थे दुनिया में, अब एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहरहाल इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, हमने राज इजाजत दिया। अल्लाह हाफिज।